तो एनसीईआरटी को पढ़ने की कुछ ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ट्रिक्स के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं, और यहीं पर जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट शुरू होने जा रहा है। तो रेडी हैं, तैयार हैं सब लोग? हाँ मुझे भैया कमेंट बॉक्स में बताइए, जागिए, गुड मॉर्निंग हो गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत होती है आज जो है, हम ही गजोदर से पूछ लिए, गजोदर एनसीईआरटी कहां नहीं पढ़ोगे? तो गजोदर बोला है सर क्या बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी कौन सा बड़ा चीज है, एनसीईआरटी तो कच्चा बादाम की तरह। हम कहे रील देख देख के बिगड़ो नहीं, ठीक है, ये कच्चा बादाम नहीं है, यहाँ अच्छे अच्छों के जो है हालत खराब हो जाती है। एनसीईआरटी किताबें बड़ी डेप्थ में है, बहुत ज्यादा है। बोला सर एनसीईआरटी क्या, सीधे हम सीधे मेंस वाला पढ़ेंगे, खत्म हो गई बात, सीधे आईएएस बनेंगे, ठीक है। और या तो अगर एनसीईआरटी आप पढ़ने के लिए कही रहे तो 2-3 महीना में सर पढ़ के एकदम धाए करके खत्म करेंगे, ऐसे तो टाइम टेबल बनता है। सर 2-3 महीना में एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे, उसके बाद 6 महीने में स्टैंडर्ड बुक खत्म हो जाएगी, इंटरव्यू की तैयारी 9वें महीने तक हो जाएगी, और 12वें महीने में तुम्हारी डिलीवरी, मतलब यहाँ थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो मतलब 12वें महीने में आईएएस बन जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि एनसीईआरटी किताबें बड़ी रहस्यमय है। जानते हो एनसीईआरटी किताब कैसे काम करती है? एनसीईआरटी किताब जो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये एनसीईआरटी है। तो जब एनसीईआरटी को आदमी देखता है बोलता है अभी घुस रहे हैं, वो किंग कॉन्ग की तरह बिहेव करता है। किंग कॉन्ग था ना, बड़ा वाला गोरिल्ला, ठीक है, तो किंग कॉन्ग की तरह बिहेव करता है, मार छाती पीट के अभी आ रहा है सर 3 महीने में एनसीईआरटी खत्म। लेकिन जब वो एनसीईआरटी में घुसता है तो इधर से बंदर बन के निकलता है, घुसता वो किंग कॉन्ग की तरह है, और यहां पर वो मदारिक बंदर बन के निकलता है। कहां है ये भी बड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि होता क्या है, अब देखना कि बंदर ही बना देता है एनसीईआरटी। जब एनसीईआरटी में आदमी घुसता है तो उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आता है। पहला, ए भैया नई वाली पढ़े या पुरानी वाली? तो बोल जमूरे, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? तो वो जो आदमी होता है बंदर बन जाता है, थोड़ा सा घुसता वो किंग कॉन्ग की तरह। 3 महीने में एनसीईआरटी सारा अभी कोर्स खत्म, अरे बाहुबली है। और जैसे ही अंदर घुसा, पहला क्वेश्चन, नई वाली पढ़े या पुरानी वाली पढ़े? 11th-12th की पढ़े या 6 to 12th पढ़े? देखना एकदम आदमी पगलाया रहता है। एनसीईआरटी पढ़े, प्री के लिए पढ़े या मेंस के लिए पढ़े, और पगलाया। इसके बाद जो कि एनसीईआरटी नोट से पढ़े या क्रक्स से पढ़े, किताब ही क्यों पढ़े? कौन 3500-4000 पन्ने में अपना जो है वो सरदर्द मारेगा? बोलो होती है कि नहीं बीमारी? सब लोग बताओ, ये बीमारी किसको किसको है भैया? ये बीमारी किसको किसको है कि घुसता वो किंग कॉन्ग की तरह है, बड़का वाला गोलिल्ला बन के आ गए, मार के खत्म कर देंगे एनसीईआरटी को। 3 महीने में सर अभी ऐसे खत्म होगा। और जैसे अंदर घुसा, पता चलता 3, 6, 7, 8, 9, 10 महीना निकल गया, और वो बंदर बन के बाहर निकलता है। कॉन्सेप्ट वह समझ में नहीं आता है, ठीक है। और वो जमूरे, हाँ बोल जमूरे, नहीं पड़ेगा पुरानी पड़ेगा, और वो जमूरा बना के उसको नचा के खत्म कर देता। बोलो किसको किसको ये समस्या है? किसको किसको? नई वाली पढ़े, पुरानी वाली पढ़े, ठीक है, 11th-12th की खाली पढ़े, 6 से 12वीं तक की पढ़े, प्री के लिए पढ़े या मेंस के लिए पढ़े, नोट से पढ़े या क्रक्स से पढ़े, देख क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। अब पढ़ाई से ज्यादा क्वेश्चन में आदमी पढ़ता रहता है, ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ता रहता है। कई लोग सोचते हैं अरे एनसीईआरटी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली वो बॉक्स में डब्बों में जो दिया ना खाली उतना पढ़ लो। हाँ तो यूपीएससी तुम्हें डब्बे में ही बंद कर देता है, टेंशन वाली टेंशन ना लिया करो। हाँ रेडी, सही बात पहुंची कि नहीं पहुंची? यही समस्या है। तो आज जो है हम नहीं चाहते कि तुम जो किंग कॉन्ग से जो बंदर बन जाओ और जमूरे जमूरे करके नाचो। तो एनसीईआरटी जो बुक्स हैं वो बड़ी गहरी किताबें हैं। एनसीईआरटी को पढ़ने के कुछ तरीके होते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ने के तरीके अगर आप घर से भी पढ़ाई करो तो सही तरीके से पढ़ाई करो तो बढ़िया से सिलेक्शन हो जाएगा। तैयार हो सिलेक्शन के लिए, लबासना जाने के लिए? बताऊं क्या क्या तरीका है एनसीईआरटी पढ़ने का? शुरुआत करें। तो सबसे पहले तुम्हारे पास जो एनसीईआरटी किताबें हैं वो तुम्हारी 5 सब्जेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 सब्जेक्ट्स के लिए, जिसको हम लोग फंडामेंटल सब्जेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल सब्जेक्ट। फंडामेंटल मतलब अब आप समझ ही गए होंगे, फंडामेंटल मतलब होता है आधारभूत सब्जेक्ट। क्लियर है? अब आधारभूत सब्जेक्ट किसे कहेंगे? यानी सभी यूपीएससी में सभी सब्जेक्ट का ये कॉन्सेप्ट बेस डेवलप करता है। कौन कौन सब्जेक्ट है? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। फंडामेंटल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? देखे कौन कौन सिलेबस वक्त थोबड़ा देखा है अभी तक? देखे किसने जो है अपनी शुरुआत की, बिस्मिल्लाह कर लिया उसने? चलो जरा देखें, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन है जो फंडामेंटल सब्जेक्ट के नाम बताए। सबके
सब लोग शुरू हो जाओ। फंडामेंटल सब्जेक्ट के नाम किसको किसको याद है? इन्हीं सब्जेक्ट से सारे सब्जेक्ट ड्राइव हुए हैं, ठीक है। तो इन जो एनसीईआरटी है वो फंडामेंटल सब्जेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण। चलो सब लोग देखें भैया, मुंह में किसके किसके दही जबी वो ना बोलें, और जो मदारी का जो है वो बंदर बनने के लिए तैयार है वो ना बोले। किंग कॉन्ग जितने भी हैं सब बोल दें, जो एकदम आए एकदम जो है छाती पीट के बोल रहे हैं अब भैया हम अंदर आ रहे हैं। चलो नाम बताओ। हाँ वो देखो, वो देखो, 1 2 3 4 5, एक का 4, एक रह गया कहीं गिर गया। ओहो हो, अरे बाप रे बाप, 3 आया, 2 रह गया। आहा, चलो हाँ किंग कॉन्गो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, कमेंट बताओ जरा देखे तो किसमें कितना है दम, पानी नहीं है कम। चलो देखो भैया एक बात ध्यान से सुन लेना कि एनसीईआरटी देखने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन एनसीईआरटी का जो झटका है ना वो जोर से ही लगता है। तो भाई जरा ध्यान से, हाँ देखें कितने कितने लोग सिलेबस का थोबड़ा देखें, कितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता होगा इसमें एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है सिलेबस एनालिसिस की। देश का सबसे लंबा चौड़ा सिलेबस एनालिसिस की जो वीडियो है वो इसी चैनल पे पड़ी, आईएएस विद ओजांग सर पे। तो कौन कौन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बटनवा दबाने से फटेगा नहीं तुम्हारा मोबाइलवा, ठीक है, उससे लाभ होगा। और घंटी बजाते रहो, क्योंकि अगर घंटी बजेगी जिंदगी में तभी जो है कोई आवाज आएगी, तभी जो है तुम्हारी अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुलेगा। तो घंटिया वाला जरूर दबा देना, ठीक है, तभी जो काम चलेगा। और इस पे सिलेबस एनालिसिस की वीडियो कौन कौन देख लिया पहले ही बताओ? सभी पे पड़ी हुई है, ऐप पे ओजांग एनी टाइम पे पड़ी हुई है और इस पे पड़ी हुई है। तो सिलेबस एनालिसिस की वीडियो बहुत जरूरी है। हाँ क्योंकि अब मुझे ये बताओ, जितने किंग कॉन्ग हैं, जो बंदर हैं वो तो पकड़ में आ रहे हैं, ठीक है, वो कमेंट करने में उनकी उंगलियों में जो है वो नेल पॉलिश लगी हुई है, लग रहा है लड़के भी लगा के बैठे हुए हैं कहीं टाइप करने से खराब ना हो जाए। लेकिन जो लोग कर रहे हैं ये बताओ कि इन फंडामेंटल सब्जेक्ट से डेरिवेटिव सब्जेक्ट कौन से हैं, तभी तो यूपीएससी सिलेबस पकड़ पाओगे। तो फनल बना लो, पहला सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, दूसरा है पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस। इसको फंडामेंटल 5 बोलते हैं, कई क्लास में बता चुके हैं। अब जब हिस्ट्री से जाओगे तो यहां से ड्राइव होता है आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी से तुम्हारा ड्राइव होता है गवर्नेंस, राइट, यहां से गवर्नेंस पेपर 2 ड्राइव होता है। ज्योग्राफी से एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ड्राइव होगा, क्लियर है। इसके बाद इकोनॉमिक्स से तुम्हारा सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस ड्राइव होगा, क्लियर है। इसके बाद यहां से साइंस से तुम्हारा बेसिक साइंस से टेक ड्राइव होगा। यानी ये सारे सब्जेक्ट अगले जो मेंस के पॉइंट्स हैं उनको ड्राइव करता है, क्लियर है। एनसीईआरटी की किताबें इसीलिए प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी देखो इसका 3rd लेयर ऑफ ड्राइवर, लिख लो इसको, बहुत लोगों को सिलेबस में नहीं पता होता कि ड्राइव कैसे होता है। इसके बाद तुम जब ज्योग्राफी और इकोनॉमी और पॉलिटी तीनों को मिक्स करोगे तो यहां पर तीनों मिलाकर क्या होगा, और हिस्ट्री भी अगर जोड़ लोगे, इन चारों को ड्राइव करने से 3rd लेयर तैयार होती है। और वो 3rd लेयर होती है आईआर यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध, और इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा। समझे? 3rd लेवल क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंध किसी देश की सांस्कृतिक विरासत, उसकी राजनीति, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी इकोनॉमी, यानी जो हमारी बात हो रही है भूगोल, उसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, इन चारों को मिलाने से उस देश का आईआर यानी इंटरनल रिलेशनशिप, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, और जो अंतरराज्यीय सुरक्षा है, इंटरनल सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा है, वो दोनों निर्धारित होती है, जो कि जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में है मेंस के, है ना। बहुत सही, शाबाश। तो किंग कॉन्गो थोड़ा सा और बढ़ाओ। तुम मुझे बता सकते हो कि अगर मुझे एग्रीकल्चर निकालना है तो एग्रीकल्चर के, सबका मुझे जवाब चाहिए, सारे किंग कॉन्ग जवाब दें, ठीक है। तो भाई मुझे पहले बताओ कि अगर मुझे एग्रीकल्चर पढ़ना है तो मुझे क्या क्या डेरिवेटिव लेना होगा, चलो बताएं देखें। एनसीईआरटी पढ़ने से पहले क्वेश्चन पूछना जरूरी होता है। चलो सब लोग जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, ठीक है, कि एनसीईआरटी में कहां से क्वेश्चन आते हैं। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, फिर बताऊंगा गुरुकुल क्या है। हाँ भैया चलो शुरू हो जाओ। अब मुझे बताओ कि एग्रीकल्चर मुझे उठाना है, तो एग्रीकल्चर के लिए
मुझे कहां से डेरिवेटिव लेना होगा, यानी इन सब्जेक्ट्स के डेरिवेटिव कहां से निकल कर आएंगे। चलो भाई देखे कोई मेरा स्टूडेंट है कि नहीं है, कोई है? क्योंकि डेरिवेटिव नहीं समझोगे, शाबाश बिट्टू ने बोला है ज्योग्राफी एंड कल्चर। हे भगवान, हे भगवान, न्यूज़पेपर पढ़ना ही छोड़ दिए हो। अभी आलू सड़क पे फेंका गया है, क्यों फेंक दिया किसान ने अपना आलू? हमसे आज कोई कह रहा था अरे फेंक दिए, बताओ गरीब को दे दिए होते। तो आलू की फसल खराब हुई, नुकसान हुआ, ये कल्चरल एस्पेक्ट है या इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है मेरे भाई? तुम एग्रीकल्चर में एक किसान की आय होती है और एक उपभोक्ता के हित होते हैं, तो ये आर्थिक है। शाबाश, निशा भारती ने बोला है शाबाश बेटा, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। लेकिन अभी आपने देखा किसान बिल वापस लेने पड़े, किसान आंदोलन चला, इसका मतलब इसका एक पहलू किसके साथ जाकर जुड़ेगा? पॉलिटी के साथ। पॉलिटी, सरकार क्या बातें कर रही है? अनुबंध कृषि की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, जीरो बजट फार्मिंग की बात हो रही है। तो ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, किसने किसने जवाब सही दिया? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ सर गुरुजी हम सही जवाब दिए हैं। क्योंकि सिलेबस को समझे बिना यूपीएससी में तुम्हारा कोई भी कल्याण नहीं है। किसने किसने ये तीनों का जवाब दिया? पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। चलो जल्दी से बताओ, नाम लो अपना ईमानदारी से। शाबाश रक्षक यादव, वंडरफुल बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। किसने किसने? बिना पॉलिटी के आप कृषि के लिए नियम ही नहीं बना पाओगे। राज व्यवस्था जो है वो सारे नियम बनाती है। कौन कौन है? शाबाश, बहुत बढ़िया, डॉली वेरी गुड, रॉकी शाबाश, वैष्णवी बहुत बढ़िया, संजय, संजीव यूपीएससी बॉय वेरी गुड, शाबाश, मनीषा वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। ये स्पिरिट होनी चाहिए। तो क्या सीखा हमने? ये हो गया फंडामेंटल लेयर 1 सब्जेक्ट, फिर ये हो गए लेयर 2 सब्जेक्ट, फिर ये हो गया लेयर 3 सब्जेक्ट। ये तीनों लेयर 3 सब्जेक्ट हैं। 3 लेयर के जो है सिलेबस होता है, यूपीएससी छुपा के रखता है। तो अगर आप क्या होता है, जैसे मान लो एक बात बताओ, तुम आज लड़ाई करने गए, मेरी बात समझना, साइकोलॉजी बता रहा हूं यूपीएससी टॉप कैसे करना है। तो क्या हुआ, तुम हो बाहुबली अपने मोहल्ले के लोकल वाले, ठीक है, वो जो भैया जी जो है 4 लौंडों को पकड़ के, ठीक है, गुटखा खिला के अपनी कहानियां सुनाते हैं कि एक बार हम जो है दारा सिंह से भिड़ गए, दारा सिंह को एक ही मैच हारा था जो हमसे लड़े थे। ऐसा वो आप गप्पबाजी में करते हो। तो आप मोहल्ले के हो बाहुबली, ठीक है। अब क्या होगा, तुमने देखा होगा साउथ इंडियन की पिक्चरों में, जो दक्षिण भारत में तुमने देखा होगा, हीरो बड़ा माहौल बना के आता है, तो उसको चारों तरफ गुंडे घेर लेते हैं। तुमने नोटिस किया है? जो या सलमान खान भाई जो उनकी जो पिक्चर में ऐसे गुंडे उनको घेर लेते हैं। नोटिस करके देखना, तुम्हें साइंस समझा रहा हूं यूपीएससी का। तो ये तुम हो, एस्पिरेंट हो, ठीक है। अब ये तुम एस्पिरेंट हो, चारों तरफ यूपीएससी के क्वेश्चन सब्जेक्ट हैं, ये लोगो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, साइंस। तुमने नोटिस किया होगा कि अगर सब ससुरे एक साथ आ जाएं तो पटक के पीट लें, इसको कोई दिक्कत नहीं, सारे हीरो मारे जाए। तुमने देखा होगा हीरो ऐसे घूमता है और इधर से जो है क्या होता है, एक आदमी डंडा लेकर आता है तो वैसे हाथ से रोकता है, ढिशुम से मारता है, फिर दूसरा वाला वेट कर रहा होता है कि ये गिर जाएंगे तब हम आएंगे, तो उधर से वो अपना जो है चेन वेन लेके दौड़ता है, फिर उसको क्या होता है, ऐसे पलट के पीछे से हाथ में फंसा लेते हैं चेन और ऐसे झटक के फेंक देते हैं। तो न्यूटन के सभी सिद्धांतों की ऐसी तैसी करते, उधर जाके गिर जाता है। फिर दूसरा तीसरा इंतजार कर रहा होता है। अरे यार, हमने अगर किसी को पीटा कॉलेज में, तुमने भी लड़ाई वड़ाई की होगी, इकट्ठा मिलके पीट लेते। या तुमने सड़क पे किसी मजनू को पीटते हुए देखा होगा, तो जो जिंदगी में जिसने ढंग से कभी मच्छर भी नहीं मारा होगा वो भी मार ससुरे को, मतलब एक आदमी बीच में झुका होता है, तपड़ 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 लोग मारते रहते, जनता एक साथ पीटती है। तो क्या होता है, वहां बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहां जो है, मैं ये लेयरिंग क्यों समझा रहा हूं, इसको समझो कि अचानक से तुम जब यूपीएससी सिलेबस करते हो, ठीक है, यूपीएससी सिलेबस, अगर तुम एक साथ सारे क्वेश्चन को ले लोगे, एक साथ सारे डायमेंशन को ले लोगे, तो वो क्या होगा, ये सब मिलके तुम्हारी पिटाई कर देंगे, ठीक है। समझ में नहीं आएगा कि हिस्ट्री क्या है, आईआर क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी का जो है वो पटक के पीटेंगे तुम्हें रख के। और तुम क्या हो जाएगा, जो तुम्हारी हालत होती है, किसी मजनू की हालत होती है, जब वो सड़क पे मान लो पॉकेट मार पकड़ा गया, तो तुमने देखा होगा जो आता है उसी पर हाथ मार देता है। जो सुबह बीवी से पिट के आया वो भी पीटेगा, मार ससुरे को, पर्स चुराता है, अपना सारा गुस्सा उसी में निकाल देगा। पब्लिक जो है धबाधब पीटती है। लेकिन
जब एक एक करके कोई आता है तो क्या होता है, एकदम मार, एकदम भोकाल में सलमान खान की तरह से फूंक दिया इधर तो उड़ गया आदमी, ठीक है खाली। और भोजपुरी पिक्चर में तो इससे आगे निकल जाते हैं, वो तो खाली ऐसे पैर पटक देता है जमीन पे तो जमीन कांपने लगती है, 4 से तो ऐसे गिर जाते हैं, ठीक है, सीस्मिक वेव क्रिएट हो जाती है। तो कुल मिलाकर, ठीक है, अब हम यहां से देखते हैं, पता नहीं ऐसे 2-4 लोग पाकिस्तान भेज दिया जाए, जाओ गिराक चले आओ, मार खत्म कर दो। अब भैया यहां क्या हो रहा है, तुम्हें क्या होगा, लेयर बाय लेयर समझना है। लेयर 1 सब्जेक्ट, तो यहां मैंने तुम्हें यही सिखाया, क्या करना है भैया, लेयर 1 हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस। एनसीईआरटी सबसे पहले इसी पे अटैक कर देता है। लेयर 1 समझने के बाद जाओगे लेयर 2 पे, तो ये डेरिवेटिव सब्जेक्ट, फिर इसके बाद जाओगे लेयर 3 पे। तो जब लेयर बाय लेयर जाओगे तो तुम्हारे जीतने की संभावना ज्यादा है। 2 इधर घूसा मारे, 2 उधर घूसा मारे, इधर गिर गए, नहीं तो सब इकट्ठे पटक के पीट लेंगे, दिक्कत हो जाएगी। नहीं होता लास्ट में हीरो बांध ले जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो सामने कहते बसंती डांस करेगी, बोले नहीं कुत्तों, ठीक है, वो दुनिया भर की बातें करते, कुत्ते अलग परेशान है, काहे नहीं बसंती डांस करेगी, तुम तो है हमारे चक्कर में, अपने जो है दुश्मनी के चक्कर में हमारी ऐसी तैसी कर रहे हो। तो अब वहां पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत समस्या हो जाती है, एक साथ जब आ जाएंगे तो फंस जाओगे। तो अब एनसीईआरटी क्या करेगा, तुम्हारी लेयर 1 को बहुत अच्छे से तैयार कर देगा। समझे भैया, चले अब चलो, तो कैसे कैसे पढ़ना है तनिक देख ले। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, आ जाओ। तो अभी हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी कैसे पढ़े, जो जो स्टेप बता रहे हैं उसको फॉलो कर लो। तो एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एक किताब का बहुत लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता है, एक दिन पूछ लिए थे किसी बच्चे से कि एनसीईआरटी फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसमें लिखा हुआ एजुकेशनल रिसर्च, यानी जो अभी समसामयिक है, जो अभी जरूरत है उसके हिसाब से ये रिसर्च करना। ये सभी स्टूडेंट के लिए वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स में से एक है, छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। क्यों संसाधन है, यानी अगर इसकी नॉलेज को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यूपीएससी के क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, विभिन्न विषयों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि जो आपका फाउंडेशन होता है। अभी हमने क्या किया, फंडामेंटल 5 सब्जेक्ट की बात की, हमें क्या समझ में आया कि इन सब्जेक्ट से दूसरे लेयर के सब्जेक्ट तैयार होते हैं, सेकेंड लेवल, और इससे फिर थर्ड लेवल के क्वेश्चन तैयार होते हैं। सबको समझ में आ गई? सब लोग भैया कमेंट बॉक्स में बताओ, समझ में ये बात आ गई? तो अब क्या होगा, ये 3 लेयर के हमारे सेगमेंट तैयार होते हैं। सिलेबस कोई एक पार्ट नहीं है, सिलेबस 3 पार्ट में है। सीधे एक साथ घुसोगे तो आईआर वाले और जो है इंटरनल सिक्योरिटी वाले और एग्रीकल्चर वाले पटक के पीट लेंगे तुम्हें, तो तुम्हें एक एक करके उनसे जो है भिड़ना है। तो ये क्या काम करता है, मजबूत आधार प्रदान करती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को बहुत आसान तरीके से फंडामेंटल 5 के साथ ये जोड़ देती है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, चलो भाई अब आ जाओ। दूसरी बात कहता है कैसे पढ़ाई करें। सबसे पहला रीडिंग 1 होती है। एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने में, चूंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, कभी इकट्ठे रखे हो एनसीईआरटी, कैसी दिखाई पड़ती है एनसीईआरटी, एक दूसरे के ऊपर कभी रख के देखना, 6ठी से 12वीं तक, ठीक है। 2-4 तो ऐसे जो मॉल न्यूट्रिशन स्टूडेंट हैं, एक तरफ एनसीईआरटी रखे अपने खड़े हो तो एनसीईआरटी ज्यादा भारी होगी, वो एक साथ ना उठाएं, सावधानी रखें, एक एक सब्जेक्ट की उठाएं अगर उठ जाए तो। और जो थोड़े से जो कुपोषित बच्चे हैं, जिनको थोड़ा सा उनको लग रहा है कि वो अभी उनको जो है इंड्यूरा मास खाना है, थोड़ा सा वजन बढ़ाना है, तो बहुत भारी भरकम जो है किताबें हो जाती है, बहुत ढेर सारी किताबें हो जाती हैं। अब इसमें रीडिंग 1 होती है। सबसे पहले डायरेक्टली जो है आप जब रीडिंग 1 करेंगे तो एनसीईआरटी को थ्रू आउट रीडिंग कर जाइए, ठीक है, यानी उसको आप पढ़ते जाइए, एक पेंसिल रख लीजिए, आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको या तो उसके नीचे ऐसे या गोला खींच दीजिए या लाइन बना दीजिए, या जो कॉन्सेप्ट है वो इसको आप कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं रीडिंग मेथड, यानी इसमें आपको नोट्स नहीं बनाना है, रीडिंग करनी है। एनसीईआरटी के अगर नोट्स बनाने बैठोगे तो जितनी अगर एनसीईआरटी है उसका अगर आधा भी तुमने कर लिया नोट्स में तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है। 3,500 पन्ने का नोट्स 1,500 पन्ने में जब तैयार होगा तो तुम्हें नोट्स नहीं, वो तुम्हारी कब्रगाह नजर आएगी। तो अभी इसीलिए फर्स्ट रीडिंग जब करना तो नोट्स मत बनाना, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना, ठीक है। और एनसीईआरटी की किताबों में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हाईलाइट करके दिए होते हैं, यानी वो जो इंपॉर्टेंट अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट है, उनको और विचारों को, तो आपको क्या करना है, उन विचारों को अंडरलाइन करते जाना है। जैसे कोई परिभाषा है, डिफिनीशन है, अंडरलाइन कर लिया, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लिया, और इससे संबंधित किताब को गोजना पड़ेगा, इससे संबंधित जो विचार है, थॉट्स, उसके साथ लिंक कर लिया। जैसे मान लीजिए स्टार 1 आपने रखा, अब देखो कैसे पहली रीडिंग करनी है।
अगर आप खुद से रीडिंग कर रहे हो तो स्टार किया 1, ठीक है, अब वन से रिलेटेड कोई थॉट है, अभी आपको अपने उसके अंदर पढ़ते जाना, अभी नोट्स नहीं बनाना है, तो आपने उसको मेंशन कर लिया 1A, दूसरा कोई विचार है 1B, तीसरा कोई विचार है 1C। पहले चैप्टर में आपको 3 थॉट मिल गए, ठीक है, तो अब आपने यहां ABC कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया कि ये मुख्य अवधारणा है, मुख्य कॉन्सेप्ट है, और इससे जरूरी जो विचार है वो यहां पर हमने एक कोडिंग कर ले, इसको बोलते हैं कोडिंग। ये कोडिंग ऑफ स्टडीज हो गई। तो आप एनसीईआरटी की बुक्स को कोडिंग कर रहे हो। डन? हाँ या ना? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि समझ गए। एनसीईआरटी पढ़ने का बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूं, मतलब तुम्हारी किताब ही तुम्हारे प्राइमरी नोट्स बन जाएगी। तो आपने स्टार मार्क किया, मान लो अवधारणा 1 है, पहला एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, इससे जरूरी कुछ चीजें आगे एक्सप्लेन की हैं, तो अब आपको क्या करना है, उसकी कोडिंग करनी है कि ये पहला कॉन्सेप्ट है, इसका A B C, तो आपने स्टार 1A 1B 1C कर लिया, 1A 1B 1C। तो आपकी जो पेंसिल से आपकी किताब में नोट्स बनने शुरू हो गए, क्योंकि अभी ये नोट्स नहीं है, हमें 1/10 का कॉन्सेप्ट चलना है, ठीक है, 1:10 का, यानी 10 पेज का नोट्स एक पेज में होना चाहिए, तभी एनसीईआरटी काम करेगी, नहीं तो तुम्हें बोझ बन जाएगी। चलो भैया आगे देखते हैं। अब पहली रीडिंग आपने कर ली, कोडिंग कर ली, अब कोडिंग करने के बाद क्या करो, अब नोट्स लो, ठीक है। मान लो पहला चैप्टर पढ़ लिए या पूरी किताब पढ़ ली, और किताब पढ़ने के बाद वापस कोड्स पे आओ, ठीक है, अब कोड्स पर आ जाओ। तो तुमने पूरी एक फर्स्ट रीडिंग कर ली, या पूरा एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया, या एनसीईआरटी में यूनिट्स दिए होते हैं, यूनिट्स पढ़ लिए। अब क्या किए, अपने कोडिंग पर आ जाओ, ठीक है। आप लोग नोट्स कैसे बनाते हो, आप बुक से नोट्स बनाते हो। बताओ कितने कितने स्टूडेंट हैं जो बुक से नोट्स बनाते हैं, बुक्स में महत्वपूर्ण पॉइंट निकाल लिया और उसके नोट्स बना लिए, और वहीं पे क्या होता है, नोट्स बहुत बल्कि हो जाते हैं। अब जो चीज बताने जा रहा हूं ध्यान से समझो, एनसीईआरटी तुम्हारी सबसे बड़ी दोस्त बन जाएगी आज के बाद। तो तुम्हें आज से क्या करना है, क्या जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि तुम्हें कोडिंग से नोट्स बनाने हैं, जो तुमने कोड किया है। अब कोडिंग को आप साइनॉप्सिस में लेकर जाओगे, साइनॉप्सिस में, कोडिंग को साइनॉप्सिस में, यानी जैसे आपने कोई अवधारणा दी है, भूगोल की कोई अवधारणा है, ठीक है, कि जलवायु विज्ञान क्या, या जैसे मान लो वायुमंडल किसे कहते हैं, तो वायुमंडल आपका कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद जो पृथ्वी के चारों ओर आवरण, कॉन्सेप्ट A, गुरुत्व के कारण ये आपस में बंधे रहते हैं, कॉन्सेप्ट 2। अब आपने क्या किया, कोडिंग को उठा लिया, अब आपको चैप्टर से मतलब नहीं है, कोडिंग को उठाया और कोडिंग को और शॉर्ट में कर लिया। जैसे आपका कॉन्सेप्ट है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, तो अब आपने जो नोट्स बनाया तो ये आपका कोड A हो गया। A से जुड़े वायुमंडल क्या है, तो आपने बताया गैसों का आवरण, गैसों का आवरण क्यों टिका हुआ है, गुरुत्वाकर्षण, किसके लिए, गुरुत्वाकर्षण के लिए। इसी को हम लोग LWMI नोट्स कहते हैं, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब ये बुक से नहीं, ये कोड से बनेगा। जब ये कोड से बनेगा तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, समझे। अभी ये पहला चीज खत्म हो रही है, और LWMI से एक फायदा ये है कि अभी इसमें आपको जगह छोड़नी है, इसमें अपडेट करना, बड़ा मजा आने वाला है। एनसीईआरटी पूरा निचोड़ के तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो पहली गलती, डायरेक्टली बुक से नोट्स मत बनाना, कोडिंग करना, कोडिंग करने से फिर नोट्स बनाना, और नोट्स कैसे, साइनॉप्सिस फॉर्म में होगा, ठीक है। जो कोड बनाया है उसको और छोटा करना है। चलिए ये हो गया, यहां तक समझ में आ गया नोट्स तक। अभी इसमें बाकी है, क्यों, क्योंकि इसमें मुझे जगह चाहिए, अभी इसमें 2 चीजें और जोड़नी है। इसके बाद तो ये देश का सबसे पावरफुल नोट्स बन के तैयार होगा, कोई माई का लाल हाथ नहीं लगा सकता इसमें। लेकिन अभी समझते जाओ, यहां तक ओके है? सब लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, यस सर, ओके है सब लोग। सॉफ्ट कॉपी बनाओ, हार्ड कॉपी बनाओ, तुम्हारे ऊपर। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, तो वो सब तुम्हें बताऊंगा, ओके है। डन? तो बुक से अब क्या करना है, कोड्स बनाना है। चलिए सब लोग, तभी तो लगेगा कुछ पढ़ाई हो रही है। अब आ जाओ तीसरा, अगला। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है, ज्यादातर मैंने स्टूडेंट को देखा, तुम में से बताना जिन लोगों ने एनसीईआरटी के पीछे अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं, उसमें एक जो है वो तर्क शक्ति वाले क्वेश्चन होते हैं।
उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम उसका पूरा एक क्रक्स निकाल सको, कितने लोग ईमानदारी से बताओ कि एनसीईआरटी की बुक्स में हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं, और जानते हो आईएएस प्रीलिम्स में वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। और कितने लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, कितने लोग एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो कि सर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ईमानदारी से। और जो नहीं करते वो भी मुझे लिख के बताएं, सर नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, बहुत इंपॉर्टेंट। अब जो नोट्स हमारे बन गए हैं उसमें अब सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं, रिवीजन नहीं करते। तो आपको क्या करना है? रिवीजन करना। मैंने टाइम टेबल की वीडियो बना दी थी, अगर नहीं देखी तो देख लो। अब रिवीजन कैसे करना है? कितने लोग जानते हैं रिवीजन का आपका मेथड क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आप कैसे रिवीजन करते हो? मैंने 2-3 मेथड बताए हुए हैं, ठीक है? आप मुझे बताओ कि कितने लोग नियमित रूप से रिवीजन करते हो और आपका मेथड क्या रिवीजन करने का। तो आज एक बड़ा मजेदार मेथड बताऊंगा, ठीक है? कितने लोग रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं बताइए, कितने लोग? सभी लोग कमेंट में बताओ आपका मेथड क्या है, आपका मेथड क्या है? आप बोल बोल के याद करते हो, आप जो है लिख कर करते हो, आप किसी को सुनाकर करते हो, और आप बहुत थक गए हो, ऑफिस से आए हो, घर का काम किया है, अभी इच्छा नहीं हो रही है कि बैठ के आंसर राइटिंग करें। कैसे जो है करोगे? कैसे करोगे? रिवीजन डेली होता है, रिवीजन डेली। अगर आप डेली रिवीजन नहीं करो, कोई मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। कितने लोग हैं जल्दी से बताइए, कैसे कैसे तरीका बताइए, अपना कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा तरीका ये है कि मैं आंसर लिखता हूं, मैं किसी को सुनाता हूं। चलो बताओ, दीपेश ने लिखा आरएसएम, चलिए बढ़िया है। रिवर्स स्टडी मेथड, बोलकर याद कर रहे हैं, नीलम ने कहा बहुत बढ़िया। एफएसएम का मेथड है, शाबाश सुमन, वेरी गुड। और तिक्का ने लिखा है कि सर करते ही नहीं रिवीजन, बहुत बढ़िया, शाबाश। बिट्टू ने लिखा सॉरी सर, ओहो क्या बात है, चलिए अच्छी बात है, बीमारी बताते रहिए तो मैं बताऊं। तो जो लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी ही वही लोग हैं जो बंदर की तरह नाचेंगे, किंग कॉन्ग नहीं बन पाएंगे। तो किंग कॉन्ग लोग ध्यान से सुने, अब जरा ध्यान से समझो। रिवीजन करने के मैंने देखो बताया सबसे अच्छा तरीका, आप आंसर राइटिंग कर लो, ठीक है? अगर उसके क्वेश्चन खुद ही बना के खुद ही लिख लो, बेस्ट मेथड है। दूसरा मेथड, किसी को आप सुना दो। अब तीसरे में आप बहुत थक गए हो, ठीक है? अब जो स्टाइल बताने जा रहा हूं रिवीजन की, बहुत प्यारी स्टाइल है, ठीक है? आप बहुत थक गए हो, अब इच्छा नहीं पड़ रही, अब आपका मन कर रहा है मैं लेट जाऊं, ठीक है? अब लेकिन आपको करना है रिवीजन, क्योंकि आपके टारगेट में सेट है। अब टारगेट में सेट है और आपको करना है रिवीजन, तो कैसे करोगे? अब चलो दिखाते हैं। जैसे ये आप आंख बंद करके लेट जाओ, बिल्कुल रिलैक्स होके, थोड़ी देर सारे गाने वाने बंद करके डीप ब्रीदिंग कर लो। अब बहुत अच्छा एक मतलब लेटे लेटे रिवीजन करने की टेक्निक बता रहा हूं। आप बिल्कुल आराम से लेट जाओ, अपने पेट पर हाथ रखो और एब्डोमेन ब्रीदिंग करो। अगर नहीं पता तो मेरी मेडिटेशन की वीडियो इसी चैनल पे पड़ी है, देख लेना मेडिटेशन की, उसमें मैंने एब्डोमेन ब्रीदिंग बताया है कि अपने दिमाग को रिलैक्स करने का, सिर्फ 10 सांस के अंदर अपनी सांस जो है वो अपनी जो माइंड है उसको रिलैक्स कर सकते हो। एब्डोमेन ब्रीदिंग किया, अब आप बेड पे लेट गए और अपने दिमाग के अंदर इसी तरह का व्हाइट बोर्ड इमेजिन करो, सब कुछ इमेजिन। सबसे पावरफुल मेथड बता रहा हूं, ठीक है? ध्यान से। अब आप एकदम थके हुए हो, आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं है, आप आराम करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपने क्या किया? डीप ब्रीदिंग की, एब्डोमेन ब्रीदिंग बोलते हैं इसको, ठीक है? टेक्निक मैंने बता रखा है, एब्डोमेन ब्रीदिंग। अब इसके बाद क्या किया? अपने दिमाग में इस तरह का अपने स्मार्ट बोर्ड बना लिया, एक व्हाइट बोर्ड बना लिया। अब जो भी आपके पॉइंट है, जैसे आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, आप अपने स्टूडेंट बन जाओ, ठीक है? और अपने दिमाग में एक इमेजिनरी टीचर रखो। तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा या तुम्हारा स्पिरिट जो है वो तुम्हारी एक टीचर है, और तुम उससे एक स्टूडेंट की तरह क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये बताओ वायुमंडल किसे कहते हैं? तुम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हो। जैसे तुम अपने टीचर को परेशान करने के लिए क्वेश्चन पूछते हो, वैसे क्वेश्चन पूछो, वायुमंडल क्या होता है? और आपको क्या करना है? अब जो मैं तकनीक बता रहा हूं वो आइंस्टाइन की तकनीक है, जिसपे लिए उन्होंने कहा था कि कल्पना ज्ञान से अधिक शक्तिशाली है। आपको इमेजिनेटिव होना है। आपको क्या काम करना है कि उसको, जो तुम हो स्टूडेंट हो, उसको जो है वो इसी व्हाइट बोर्ड दिमाग के अंदर उसको लिख कर बताना है, लिख कर बताना है। आज करके देखना, ब्रेन पावर तुम्हारी इतनी इनहेंस होगी, मजा आ जाएगा। और सही मामले देखना, तुम्हें पसीना आ जाएगा, करके देखना आज। तो तुम क्या करोगे? ऐसे लेट जाओ आराम से, पहले एब्डोमेन ब्रीदिंग कर लेना, दिमाग को विचारों से मुक्त कर देना,
नहीं तो खतरा बहुत है, भटक जाओगे। इसके बाद क्या करो, एकदम आंख बंद करके फिर उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछो, ये बताओ वायुमंडल क्या होता है। और तुम अपने अंदर एक शिक्षक हो, और जो तुम उसको बोल रहे हो, ठीक है, उसको व्हाइट बोर्ड पर लिखने, डायग्राम बनाने, कलर करने, पॉइंट्स लिखने की टेक्निक डेवलप करो। मतलब तुम फील करो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड पर तुम लिख रहे हो, और उन अक्षरों को देखने की कोशिश करो। राइट, अक्षरों को देखने की कोशिश करो। नींद आ जाती तो और बढ़िया है, आएगी नहीं। अगर तुम्हारा फोकस है कि तुम एक टीचर, जैसे मैं टीचर हूं, तो जब मैं सबके सामने खड़ा होता हूं, अगर आप में से कोई शिक्षक है, कोई टीचिंग करता है, कोई है यहां पर, करके दे, कोई है टीचर? जब टीचर खड़ा होता है ना, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, हालत खराब होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी बात से परेशान था, तमाम तरह की चीजें चल रही थी, यहां कुछ नहीं याद आता, याद ही नहीं आता, क्योंकि एक बहुत अजीब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुझे अपने स्टूडेंट को सही जानकारी देनी है, कोई गलत जानकारी नहीं देनी, हर समय अलर्टनेस रहती, कुछ गलत ना निकल जाए मुंह से, तो बहुत फोकस होकर रहना पड़ता है। इसीलिए अदापा कार्तिक जो आईएएस टॉपर थे, उन्होंने एक अपने सेमिनार में एक बात कही थी और कहा था कि टीचिंग इज द डबल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो किसी को टीच कर ले जाता है वो दुगना सीखता है। तो अगर आपको अपने कम समय में ज्यादा सीखना है तो हमेशा याद रखिएगा, पढ़ाइए। अब किसी को नहीं, अपने आप को पढ़ाइए। बहुत अच्छा मेथड जो मैंने डेवलप किया है, बहुत ही खूबसूरत है। मुझे जब बहुत क्रिटिकल थिंकिंग करनी होती है, मैं इसी का इस्तेमाल करता हूं। लेट जाता हूं और खुद ही क्वेश्चन पूछना शुरू, यार ये कैसे होगा, तो फिर मैं उसको व्हाइट बोर्ड पे इमेजिन करने की कोशिश करता हूं। और यकीन मानिए, इससे आपका मन इतना शांत होगा, आपकी कल्पना शक्ति, जो इमेजिन पावर है ना, ये इतनी इनहैंस हो जाएगी, कल्पना शक्ति आपकी जबरदस्त होगी। क्योंकि ये जैसे आप इमेजिन करोगे, ये ब्लर होना शुरू हो जाएगा। आप इस पे फोकस करोगे, इस्टेब्लिश करोगे, ये जो आप लिख रहे हो उसको आप लिखते हुए महसूस करो कि आपकी जो आत्मा एक टीचर के रूप में आप करके देखिए। मुझे 1 हफ्ते में रिजल्ट बताइएगा, 1 हफ्ते में रिजल्ट बताइएगा। आपकी इमेजिनेशन पावर, फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन एकदम अपर लेवल पे आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो जादू तुम्हें बताता हूं, इस मेथड का जादू तुम्हें बताता हूं क्या है। तुम जो ये कर रहे हो ना, तुम दिन में जो रिवीजन कर रहे हो वो अपने आउटर सेंसेस से कर रहे हो, आंख से, कान से, ठीक है, सुनकर, बोलकर, मुंह से। लेकिन ये जो रिवीजन करते हो, इसको हम लोग सब कॉन्शियस रिवीजन कहते हैं। एनएलपी में इसको अवचेतन रिवीजन के नाम से जाना जाता है। यानी इस वक्त जो रिवीजन तुम करोगे वो बहुत डीपर तुम्हारे अंदर चला जाएगा। यानी इसका इंपैक्ट कई गुना ज्यादा होने जा रहा, कई गुना। और ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाएगा। यानी अब इसको भूलना मुश्किल होगा। वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल मेथड तुम्हें बता रहा हूं, करके देखो, जिंदगी बदल जाएगी। इसके बाद शरीर को आराम मिलेगा, रिलैक्स होकर काम करोगे, कल्पना शक्ति तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी, फोकस बढ़ता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसको हम लोग सबकॉन्शियस रिवीजन कहते हैं। अभी तक ये टेक्निक मैंने बहुत कम बच्चों को सिखाई है।